नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज का दिन 8 दिसंबर, हर एक देशवासी की आंख हुई थी नम जब यह खबर आई थी देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत और अन्य हमारे ऑफिसर्स जो कि एक हेलीकॉप्टर क्रैश में वीर गति को प्राप्त हो गए। आज का दिन ये कहेंगे कि हर देशवासी को नुकसान हुआ, हमारी सेना को नुकसान हुआ कि देश के पहले सीडीएस जो कि वीर गति को प्राप्त हुए, आज भी उनकी याद जब आती है हर देशवासी की आंख नम हो जाती है। कहते हैं जो हमारे सेना के जवान हैं, ये यूँ कहे शहीद मरते नहीं बल्कि अमर रहते हैं, अमर हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति, ऐसी छवि रखने वाले, और आज उसी विषय में, क्योंकि आज उन्हीं की ये कहेंगे पहली डेथ एनिवर्सरी है। और आज का दिन भूले नहीं भूलता। जब ये खबर आई थी हर एक देशवासी का दिल दहल गया था, पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, सिर्फ एक सुरक्षा बलों की नहीं, इंडियन आर्मी की नहीं, पहले पूरे देश को नुकसान हुआ था। इसी विषय में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं जो कि डीएम बारामूला रह चुके हैं, और साथ ही साथ बताना चाहेंगे जी अहमद ख्वाजा जी। इनका किस तरह का सफ़र रहा, इनका कार्यकाल, उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उनकी जीवनी थी, किस तरह के एक देश के पहले सीडीएस होने के साथ साथ अगर व्यक्तिगत रूप से रहेंगे तो उनकी पर्सनल यानी जो एक इंसान के तौर पर किस तरह के वो व्यक्ति थे। आज उनकी याद को ताज़ा करेंगे, उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे। ख्वाजा साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया कि आपने आज दुख भरा दिन तो है, लेकिन आज के दिन आपने याद किया और आपने देखा कि इनके साथ किन किन लोगों ने काम किया है। और आपकी बड़ी इन्फॉर्मेशन की दाद दूंगा कि आपको ये पता चला कि डीएम इनके साथ कौन था उस माने में जब ये जीओसी बारामूला थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, कोई पल ऐसे ज़िंदगी में होते हैं, अगर किसी के साथ भी मौका मिला आपको काम करने का, और बहुत सौभाग्य की बात है कि आपको जो जनरल बिपिन रावत जी के साथ आपको काम करने का मौका मिला, क्या यादें हैं, किस तरह के वो इंसान थे, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? ऐसा है कि आर्मी के अंदर जो इस लेवल पर पहुंचते हैं, जीओसी एंड अबव, ये लोग बहुत बड़े अच्छे होते हैं, बड़े इंसान होते हैं। मेरे ने कोई 3-4 जीओसी के साथ काम किया। डीएम रजौरी रहा, वहाँ 2 जीओसी के साथ काम किया। फिर जब डीएम बारामूला आया तो वहाँ पे जीओसी खंडारे, जनरल खंडारे थे। तो उसके बाद जनरल विपिन रावत आ गए। तो जब जनरल विपिन रावत आ गए तो इनको मैंने देखा कि टू द कोर उनमें ह्यूमनिज्म और ह्यूमैनिटी भरी हुई थी। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और आर्मी मिलकर ही कश्मीर में जो है वो अमान को बाहर रखने के प्रयास करते हैं। अब उसमें ऐसा है कि 2 चीज़ें होती हैं। एक, समाज में आपको शरारती तत्व होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपके सिस्टम को वो करते हैं, मतलब खराब करने का प्रयास करते हैं। और दूसरा, इनोसेंट सिविलियंस होते हैं। उनका ये है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस, इनका काम होता है कि उनकी सेफ्टी के बारे में देखा जाए, कि सुरक्षा के बारे में, कि सिविलियन को कोई नुकसान ना हो। उस सिलसिले में फौज जो है उनको ज़्यादा लोकल का पता नहीं होता है कि मिलिटेंट कौन है, सिविलियन कौन है। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उनको हेल्प करती है, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस उनको हेल्प करती है। लेकिन मैंने जनरल बिपिन रावत में बाकी आर्मी ऑफिसर से एक चीज़ हट के देखी। हम बैठे, मीटिंग वगैरह होती रहती है हमारी, बड़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन से। क्योंकि शुरू में एक वीडियो भी बताया, बड़े प्यार से आप बात कर रहे, बड़े खुशहाल माहौल था जिसमें बात कर रहे थे। उनके साथ मेरे ऐसे तल्लुकात थे। आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या डीएम तो दूसरी बात है ना, हम फैमिली मेंबर बन गए थे। एक दूसरे के आना जाना, और बहुत बढ़िया तरीके से वो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता था। उनने ज्वाइन होते ही हमारी एक मीटिंग होती है, पुलिस, सिविल, आर्मी तो कोऑर्डिनेशन रहता है। एसएसपी, डीआईजी, मैं, हम सब की एक मीटिंग हुई, जीओसी भी थे उसमें। उनने कहा, यार देखो, हमें काम है मिलिटेंट्स को एलिमिनेट करना, हमें काम है लॉ एंड ऑर्डर को बहाल करना, लेकिन मेरा ये रहेगा कि मुझे हेल्प करो कि आर्मी की तरफ से किसी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके आते ही जितनी फॉर्मेशंस हैं बारामूला में उड़ी, बड़ा लंबा चौड़ा 2 ब्रिगेड हैं, 3 ब्रिगेड उनके अंडर। एक शरीफाबाद जगह है, श्रीनगर के पास, यहाँ तक उनका एरिया ऑफ कमांड था। उनने अपनी तमाम फॉर्मेशंस को ये डायरेक्शन दी कि कम वक्त में अगर कोई शरारती भाग भी जाता है, कोशिश करो कि ऑपरेशन में किसी सिविलियन को नुकसान ना हो। उनकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी उनकी। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप उनके साथ उठे हैं, बैठे हैं, काम किया सर। उसके बाद जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिस्टम आए, आर्मी एकदम नहीं आती हमारी मतलब हेल्प के लिए, कि हम जब तक मांगे ना, लेकिन वो फ़ोन करते थे
देखना, अगर कुछ ज़्यादा मुश्किल हो गया तो मुझे बताना, कोई बात नहीं, हम देखेंगे, हम आपको कवर देंगे, कुछ करेंगे। वो बड़ी बातें थी। उसके बाद व्यक्तिगत तौर पे वो बहुत ही शरीफ इंसान थे, बड़े मतलब इन्फ्लुएंशियल और सुलझे हुए, और पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के साथ उनका लाइजान बड़ा अच्छा था। और उनके उस कार्यकर्ता और वो जो सिस्टम जो था उनके, उससे मुझे ये पता लग गया था कि ही विल बी द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। CDS का तो मैंने सोचा भी नहीं था, वो था नहीं, लेकिन चीफ के लिए मुझे श्योर था। जब वो चीफ बने, फिर हमने उनको मुबारक वगैरह किया, उनके पास गए, सारा किया, तो तब भी डाउन टू द अर्थ, मतलब कोई उनको ये नहीं था कि मैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हूँ, मैं क्या हूँ। वो कहते हैं यार, हम जो पब्लिक है, जो जनता है, इसके सेवाकार हैं। तो इस किस्म के व्यक्ति थे वो। तो उनके एक शेर की मानद दहाड़ थी जनरल बिपिन रावत का। एक डर था शरारती तत्वों को, उन लोगों की जो हमेशा देश विरोधी गतिविधियां करने की मंशा रखते हैं या आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं। एक दहशत का माहौल था, यानी कि उनको लगता था कि अब शेर आ गया, हम बचेंगे नहीं इनसे। आर्मी के अंदर जो वार इक्विपमेंट लगता है ना, उसमें एक स्पेशल टोपी होती है, ऐसे करके, तो उसको लगा के लगाते हैं। आप जनरल बिपिन रावत की ब्रिगेड कमांडर से लेकर CEO से लेकर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तक वही टोपी देखेंगे। 24 आवर्स, 24/7 वो टोपी वो लगा रहा। आम आर्मी वाले दूसरी टोपी लगा लेते हैं, कुछ करते हैं, उनका वही। और हमेशा वो कम्बैट ड्रेस में रहते थे। कम्बैट ड्रेस में रहने का मतलब ये होता है कि 24/7 में जनता की सेवा, और जो जनता के शरारती तत्व हैं, उनके लिए वो मतलब बहुत एक किस्म के मतलब व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनको पता है ये 24/7 कम्बैट ड्रेस में है, तो किसी वक्त भी हमें ये शिकंजा कर सकते हैं। तो उस सिलसिले में उससे हमारी एक बड़ा फ़ायदा हुआ उनके टेन्योर से, वो ये कि जब तक वो वहाँ रहे तब तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आई। मतलब वो लोग टोटल अपनी अपनी बिल्लू में छुप गए और शरारत नहीं करते थे। हमें बड़े उनके टेन्योर में भी, बाकी भी जनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, इनके उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता कोई जब तक। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने की, यानी कि उनकी नेतृत्व में काम करना, आप भी अपने आप को बड़ी आराम से, यानी फ्रीली काम करना। हाँ, बिल्कुल। और उनकी बड़ी बात, मतलब वो रैंक में GOC जो है वो IGP के रैंक का होता है, हमसे बड़े होते हैं। वो मुझे कहते थे, देखो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप हो, आप हम सबको कंट्रोल करोगे। मैं CRPC को समझता हूँ, मैं कुछ हूँ, DM आप हो, कोई भी हमें काम करना तो DM से काम, बड़ी बात होती है, मतलब इतना कहना एक बड़े आदमी के लिए भी। तो हमने उनको फिर उसी हिसाब से उनके साथ। एक सवाल आपसे, आप DM बारामूला रह चुके हुए हैं, आपको पता है अगर कश्मीर की बात करें, संवेदनशील इलाका है, या जम्मू की भी बात करें, जिस तरह के हालात है, उन हालातों में भी काम करना एक बहुत बड़ी बात है। तो किस तरह से आतंकियों पर लगाम कसी थी जनरल बिपिन रावत जी के नेतृत्व में? एक्चुअली ऐसा है कि हमें तब तक हम लगाम नहीं कस सकते जब तक जनता हमारे साथ ना हो। जनता जो है उन जिस बिल में छुपे हुए वहाँ से इन्फॉर्मेशन देते हैं। जनरल बिपिन रावत ने अपना MI मिलिट्री इंटेलिजेंस का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग किया था। हमारा अपना सिविल का और पुलिस का भी बड़ा स्ट्रांग है। पुलिस वाले जो हैं वो लोगों से मिले होते हैं, उनके ना घरों में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन, छोटी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उनके घर में जाते हैं। तो पुलिस को वो रिक्वेस्ट करते थे कि यार मुझे तुम खाली इन्फॉर्म करो कि कहाँ पे है, बाकी मेरे RR है, वी विल टेक केयर। तो उस इंफॉर्मेशन नेटवर्क की वजह से वहाँ पे बड़ा अच्छा रहा। आज भी, आज के दिन में भी आर्मी, RR जो है, या हमारी पुलिस है, या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो तब तक वहाँ पे प्रिसीजन तरीके से, पिन पॉइंट तरीके से नहीं पहुँच सकते जब तक कि उनको वहाँ से इन्फॉर्मेशन ना आए। और हमारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होती है। आप सिविलियन किलिंग कैसे बचा सकते हो? मुझे पता है कि इस घर के फलां कमरे में आतंकी है, वहाँ तक की मैं इन्फॉर्मेशन लूँगा और फिर वहीं प्रिसीजन तरीके से वहाँ अटैक करूँगा, सो दैट सिविलियन किलिंग ना हो। और वो आजकल हो रहा है, और तब भी हो रहा था, और शुरू से हो रहा था। आर्मी, इंडियन आर्मी का एक मैंने जनरल देखा कि ये प्रिंसिपल हैं बड़े, सेंटर की कमांड क्या है, यहाँ पे है, सिविलियन किलिंग नहीं होनी चाहिए। अब हम नहीं कह सकते कि 100% वैसा है, कभी कभी ऐसे सिस्टम हो जाता है जो गलत फहमी से हो जाएगा। जैसे 2-4 इंसिडेंट्स कश्मीर में हो गए। अब आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, आप यू आर डिपेंडेंट ऑन इन्फॉर्मेशन। आर्मी वाला कोई बेचारा हरियाणा का है, कोई नागालैंड का है, कोई कहाँ, उसको बताते हैं कि जी ये मिलिटेंट है। एक बार आपने देखा होगा शोपियन का केस हुआ था, जो उसमें लड़के वो रजौरी के आए थे सेब उतारने के लिए। तो वो अभी की बात है, मेरी रिटायरमेंट की बड़ी देर की बात है।
तो उसमें उन्होंने कहा जी ये तो लोग मिलिटेंट है। अब उनको दाढ़ी भी थी, अब वो थोड़ा शक्ल शुक्ल वैसी थी जैसे मिलिटेंट का दिमाग में होता है, तो दे वर किल्ड बाय द आर्मी। लेटर ऑन पता चला वो सिविलियन थे, मजदूर थे। इस किस्म की छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन आर्मी में ये बड़ा असूल है, जो भी ऐसी घटना करेगा चाहे वो देश की सेवा के लिए करता है, लेकिन उसको दंडित किया जाता है। बिल्कुल सर, ये एक बड़ी कोर्ट मार्शल किया जाता है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बड़े लोग दंडित हुए जम्मू कश्मीर में, लेकिन उनका एक्चुअल दिल से वो नहीं होता है। बिल्कुल वो दिल से नहीं चाहते कि मैं सिविलियन को मारूं, लेकिन उसको धोखा दिया जाता है कि हालात ऐसे बन जाते हैं। या मान लीजिए इस मकान में बहुत भयंकर मिलिटेंट हैं और उसमें सिविलियंस भी हैं, अब आपको मकान को उड़ाना है, उड़ाते हैं हम, वहाँ पे मेरे होते हुए उड़ते रहे। अब उसमें अगर कोई सिविलियन भी मारा जाए तो जैसे हमारे यहाँ उधर क्या कि जब हम चक्की में आटा पीसते हैं ना, तो मक्की के साथ गुण होता है, गेहूं से गुण भी पिसता गुण भी होता है, ये वो कहावत भी है, बड़ी कहावत है। तो उस तरह से वो उस किस्म की छुटपुट घटनाएं छोड़ के बाकी ओवरऑल जनरल बिपिन रावत का क्या, उनके सक्सेसर्स का भी, जनरल बिपिन रावत का स्पेशल इसलिए था कि वो ट्रू ह्यूमन बीइंग थे। बारामूला में कोई भी जनरल जो है आर्मी का, उसकी प्रमोशन पर बारामूला से सिविलियन 20-25 लोगों का डेलीगेशन दिल्ली नहीं गया कभी, क्योंकि जब आर्मी वाला आया उसने अपना टेन्योर ख़त्म किया, वो चला गया, तो तुम कौन तो मैं कौन, नहीं। उसके सोशल नेटवर्क इतनी, वो जड़ें इतनी मजबूत थी वहाँ पे। जब वो CDS बने, बारामूला से कम 20 लोगों का डेलीगेशन, जो जर्नलिस्ट थे, आपका करामत क़य्यूम और ये लोग जो हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट, दूसरे सिविलियंस और बड़े बड़े सीनियर लोग, वो जो हैं वो जाके दिल्ली में उनको मुबारकबाद दिया और उनको मिले, एंड ही एंटरटेन्ड देम। वो एक आदमी की जो यादें छोड़ जाता है। जिस दिन उनके वो ये हादसा हुआ बारामूला में, तो मुझे तो ज़ाती तौर पर भी ऐसे था जैसे मातम हो गया कोई। मैं बिल्कुल डिजेक्टेड रहा पूरा दिन। मैं उन दिनों में दिल्ली में था या कहाँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पूरा दिन खाना नहीं खाया, क्योंकि उसकी वो जो हमारे साथ वो एक लगाव था, किस तरह से मुश्किल हालात में काम करना, फिर उसका प्यार उनका, फिर उनकी वो पूरा वो, तो बारामूला में तो कंप्लीट शट डाउन, और एक किस्म का लोगों ने वो उस दिन खाना भी नहीं खाया, क्योंकि जो उनके जो मिलने वाले थे। और बारामूला टाउन के वो ही वॉज एज गुड एज ए सिविलियन, लोगों के साथ मिलना जुलना, तो इसलिए उनकी यादें हैं। और ये हमारे लिए ही नहीं नुकसान है, ये देश के लिए बड़ा नुकसान है। सर एक सवाल, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। आप वहाँ पर घाटी में काम कर आए, ब्यूरोक्रेसी में रहकर आए, आखिर कई बार मिसकंसेप्शन लोगों में फैलाई जाती है, कुछ ये कहेंगे ऐसे लोग जो शरारती तत्व हैं कि आर्मी को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। ये कहा जाता है कि आर्मी लोगों को तंग करती है, आर्मी लोगों को परेशान करती है, आर्मी निर्दोषों को की हत्या करती है। आपने वहाँ पर काम किया है इन्हीं ऑफिसर के साथ, इन्हीं के नेतृत्व में, क्या इसमें आपका क्या कहना होगा सर? एक्चुअली मेरे जितने भी आर्मी साथ के इंटरेक्शन हुई, ये बारामूला की नहीं है, रजौरी भी बड़ा मतलब एक डिस्टर्ब्ड एरिया था। मिलिटेंसी में मैंने वहाँ पे DM काम किया। जनरल ओम प्रकाश एक हुए, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आजकल गुड़गांव में दिल्ली होते हैं, या ये जनरल बिपिन रावत या दूसरे। हमारा लेवल तो ब्रिगेड कमांडर से ऊपर ही चलता है। मैंने आज तक किसी आर्मी वाले को ये नहीं सोचते हुए भी देखा कि वी विल मतलब पुट सम इंजरी टू ए सिविलियन, कभी भी नहीं। और उनका ये प्रयास होता है कि हमारे जो फॉर्मेशंस हैं वो किसी सिविलियन को तंग ना करें। अब कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं, जैसे मैंने शुपियाँ का आपको वाक़या, उसमें भी आर्मी का दोष नहीं होता है, उसमें उस इन्फॉर्मर का दोष होता है। इन्फॉर्मेशन देने, बिल्कुल हमारे लोगों में प्रॉब्लम ये है, आपकी और मेरी नहीं बनती है। हमें सिविलियन एक मोहल्ले में, मैं कोई ऐसा षड्यंत्र बनाऊंगा आपके लिए, उनको बताऊंगा नुकसान पहुंचाने के लिए, वो आएगा तो उस तरह से सिविलियन को नुकसान हो सकता है। या ऑपरेशन में सिविलियन को ऐसा होता है, पीजी ऑपरेशन में ऐसा होता है कि आप ऑपरेशन कर रहे हो, मिलिटेंट का हमेशा ये प्रयास होता है कि सिविलियन शील्ड बनाई जाए। बिल्कुल सर। 10-15 बोझ इकट्ठे किए, उनको बोला चलो भाई आगे तुम, आर्मी सिविलियन को तो मारेगी नहीं, हम भागने में बच जाएंगे, भागने में कामयाब हो जाएंगे। सिविलियन की आड़ बनाते हैं। अब उस आड़ को भी हटाना, लोगों को रिक्वेस्ट करना। देखो आर्मी के लिए बड़ी सख्तियाँ हैं, इतना आसान भी नहीं है। अपनी जान को सर हथेली में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखो हमारे एक जुडिशरी सिस्टम भी तो है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स हैं कि आप मिलिटेंट को पहले रिक्वेस्ट करोगे तो सरेंडर कर, हम तुझे मारेंगे नहीं, तो हथियार डाल, सरेंडर कर। ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, हमारे सामने हमने करवाई, रिक्वेस्ट किया और लोगों ने सरेंडर भी किया। अब कुछ इतने हार्ड कोर होते हैं बनाए हुए उन्होंने, वो सरेंडर नहीं करते हैं। फिर उनको मतलब एलिमिनेट करने के लिए आपको
सिविलियंस को हटाना पड़ता है। अब उस प्रोसेस में कोई स्ट्रे फायर किसी को लग जाए वो होता है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। सर, जनता किस तरह से, अब घाटी की जनता को जागरूक होना पड़ेगा इस जो लगातार जो टारगेट किलिंग हो रही है या मासूमों की जान जा रही है उसके खिलाफ किस तरह से जनता को सामने आना चाहिए, ताकि क्योंकि घाटी की जनता, घाटी के युवा भी चाहते हैं अमन सुकून, वो भी चाहते हैं हमारा रोज़गार बढ़े, यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा है, उनके व्यवसाय में इजाफा हो। किस तरह से आप उनसे एज ए फॉर्मर DM भी रह चुके हैं बारामूला के, और भी कश्मीर की जनता से क्या निवेदन करेंगे सर? असल में मिलिटेंसी का एक फेज़ होता है। आपने आयरलैंड की मिलिटेंसी देखी होगी, 25 साल वो चली। पंजाब की मिलिटेंसी देखी होती, इसका भी एक फेज़, उसका भी अंत हुआ। बिल्कुल, हर एक का अंत होता है। मिलिटेंसी से आज तक कोई दुनिया में देखा आपने हल होना? कुछ नहीं होता है। अल्टीमेटली टेबल पे आना, आपको बात करनी है। अब सवाल है कि ये जो कश्मीर की मिलिटेंसी है, स्टार्टिंग में एक इफोरिया होता है, वो पूरे को तैयार करते हैं लोगों को, ये वो बड़े। अब आपने 50,000 बंदा तैयार किया है, 4,000 बंदा उधर रखा हुआ है लॉन्चिंग पैड्स पे, वो इसको आके री इन्फोर्स करते हैं, कुछ करते हैं। वो चलते 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 एलिमिनेशन होते होते आज के दिन में, इवन जब मैं वहाँ से रिलीव हुआ तब के दिन में भी युवा ये चाहते हैं जी कि हमने बिना किसी मकसद के 1 लाख बच्चा या 70,000 या 80,000 बच्चा गंवा दिया है। वो नौजवान मुल्क के लिए कितने काम करते। कश्मीर का एक मैंने देखा वहाँ पे मतलब सिविलियन लाइफ में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। बिल्कुल, यही लाख बच्चे दुनिया के बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट एस्ट्रोनॉमर, बेस्ट नाम रोशन करने में, बिल्कुल सर, आज भी है। आप कश्मीर में लंदन में जाओ, कहीं जाओ, आपको कश्मीरी डॉक्टर मिलेगा, कश्मीरी सर्जन मिलेगा। ये लड़के भी वही कुछ बन सकते थे, लेकिन इनको तबाह कर दिया। उस कौम का क्या होगा जिसका यंग 1 लाख बच्चा मर गया है, उनकी तो कमर टूट गई हुई है। अब बेचारे वो कहते हैं कि जी हमें किसी तरह से इस मुसीबत से छुड़ाओ। इसीलिए आप देखोगे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनके जो कार्यकर्ता या लीडर कश्मीर में जाते हैं, जाके बिल्कुल लोगों का विश्वास जीतने का कोशिश नहीं, आप देखो कि कितने लोग आ रहे हैं, वो जीतने का कोशिश करें या ना करें, लोग खुद उनके पास आ रहे हैं। मसला ये है कि इसमें हर एक चीज़ का अंत होता है, और ये अंतिम चरण में चल रहा है मेरे हिसाब से। चलिए, आई होप सो सर आपकी ये बात सही निकले। मैं तो दुआ करता हूँ। सर, जनरल बिपिन रावत और अन्य जो हमारे सीनियर ऑफिसर जो वीर गति को प्राप्त हो, कितना बड़ा देश का नुकसान है, देशवासियों का नुकसान है। इसमें तो एक जनरल तैयार करते हुए उस मुल्क को पता होता है कि जनरल तक पहुंचाना कितना खर्चा उस पर आता है, उसकी एक्सपीरियंस कितनी होती है, उसका नुकसान होना जो है वो तो मतलब वो तलाफ़ी उसकी नहीं हो सकती है, वो भरपाई उसकी नहीं हो सकती है। तो अब ये कुछ जनरल बिपिन रावत अगर किसी ऑपरेशन में कहीं मारे जाते या कुछ होता तो वो कुछ और बात थी। ये देखो, ये अनहोनी है, ये ऊपर से अल्लाह की तरफ से ऐसा था कि ये हादसा हो गया। अब वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या, इट्स ए मैटर ऑफ यूसी इन्वेस्टिगेशन। तो बाकी जो यहाँ पे आपके इंडियन आर्मी का एक मैंने और देखा हमारी डीएमशिप में, मोस्ट ऑफ द आर्मीज़ में ऑफिसर डायरेक्शन देते हैं, पीछे बैठते हैं और लोअर रैंक्स को आगे भेजते हैं लड़ने के लिए। इंडियन आर्मी के जो सीनियर्स हैं दे फाइट फ्रॉम द फ्रंट। आपका कर्नल होगा, कोई किसी ऑपरेशन में जाएंगे, कर्नल आगे होगा, बाकी फोर्स के लीड करते हैं वो। उस वजह से हमारे ऑफिसर्स का नुकसान भी होता है। बट मुल्क की सेवा करने के लिए जो वीर गति प्राप्त होती है इनको, उसका तो हम एहसान नहीं चुका सकते। आप आराम से रात को सोते हो, मैं रात को आराम से सोता हूँ, इन्हीं की बदौलत। अदरवाइज तो हमें लोग दिन दहाड़े खदेड़ के घरों से बाहर निकाल दें। तो इसलिए इन लोगों का तो हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं। आप देखो, जब ऐसा बना था, अब अगर आपने डिटेल पढ़ा, जर्नलिस्ट आपने डिटेल पढ़ा होगा, भगत सिंह का कर्ज चुका सकता है हिंदुस्तान? अशफाकुल्ला खान का कर्ज चुका सकते हैं, या राजगुरु का कर्ज चुका सकते हैं, जिन्होंने लास्ट में ये कहा कि वो थोड़ी मिट्टी हमारे उसमें डाल दो, शरीर पे डाल दो, और जिन्होंने ये हंस के उसको गैलोज को चूमा। तो इन लोगों के, ये लोग जो है ना, इनके बारे में आपके पास वर्ड्स ही नहीं है कि आप ये बोलो कि भाई ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इन बेचारों को तो कौम के लिए होते हैं, देश के लिए जीते हैं हम लोग। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ फॉर्मर DM बारामूला जी अहमद ख्वाजा जी, जिन्होंने
उनकी जीवनी यानी कि शहीद ही कहेंगे हम, जनरल बिपिन रावत जी की जीवनी, उनके साथ किए हुए कार्य यानी उस समय का पूरा ब्यौरा रखा। हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं जनरल बिपिन रावत जी और साथ ही जो अन्य हमारे ऑफिसर जो उस दिन वीर गति को प्राप्त हो और अन्य जितने भी हमारे वीर शहीद जवान योद्धा हैं, उन्हें दिल से हम श्रद्धांजलि देते हैं। कहते हैं वीर जो हमारे शहीद जवान हैं वो मरते नहीं बल्कि अमर रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कहेंगे आज अगर हम अपने घरों में सुरक्षित हैं तो उन वीर जवानों की वजह से जो सरहदों पर आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं, तभी हम अपने घर में बेफिक्री और चैन की नींद सोते हैं। हमें उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और जिस तरह से ख्वाजा साहब ने पूरी अपने वर्क एक्सपीरियंस जो जनरल बिपिन रावत जी के साथ था, आज उनका जो कि ये कहेंगे पहली डेथ एनिवर्सरी, उसी के उपलक्ष्य में उनकी पूरी जीवनी, उनका काम करने का तरीका, वो किस तरह से व्यक्तिगत किस तरह के इंसान थे, पूरा आप तक लाया ताकि ये कहें फिर से आज का दिन याद करें और उनकी कुर्बानियों को याद करें। हर एक देशवासी की आंख आज नम होगी, आज भी वो लोगों के दिलों में अमर है। और आज भी जब याद करते हैं उस हादसे को, उस घटना को जो 8 दिसंबर को हुआ था, कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि पैरों तले ज़मीन और दिल दहल जाता है। हमारा हर एक जवान, हमारा हर एक ऑफिसर बेशकीमत है, क्योंकि वो हैं तो हम हैं, जिन्होंने हमेशा अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में ज़रा भी संकोच नहीं किया। हम दिल से श्रद्धांजलि और सैल्यूट करते हैं अपने वीर जवानों को। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।